आज हम पढ़ लेते हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड वाले कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फोर्स क्या होता है। द फोर्स मे बी डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला पुश या फिर पुल है। विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। क्या बोलना चाहता है कि फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला या तो पुश है या फिर पुल है। विच चेंजेस, जो क्या करता है, विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो क्या काम करता है, वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने का काम करता है, चाहे वो स्टेट रेस्ट की हो या फिर स्टेट क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन की हो, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। कहने का मतलब क्या है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला पुश या फिर पुल है जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो जाता है, चाहे वो स्टेट रेस्ट का हो, चाहे यूनिफॉर्म मोशन का हो, या फिर उस ऑब्जेक्ट का क्या है, डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है फोर्स के कारण। तो फोर्स के कारण क्या होती है, दो तीन चीजें हो रही है। देखो, फोर्स सबसे पहले पुश या फिर पुल है, इसके कारण क्या हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो जा रहा है। पोजीशन का मतलब क्या है, पोजीशन उसकी रेस्ट की भी हो सकती है और पोजीशन उसकी यूनिफॉर्म मोशन की भी हो सकती है। या फिर फोर्स लगने से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है उसका डायरेक्शन ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली पहले लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है और उसको किसी ने फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन से भी ज्यादा फोर्स लगाया उसको, तो वो राइट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। कहने का मतलब क्या है, फोर्स से क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। इसका एसआई यूनिट भी याद रखना है, न्यूटन होता है। सीजीएस यूनिट इसका डाइन है। एक रिलेशन और याद रखना है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है। देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, और भी फोर्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, द फोर्सेस बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, किसी न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे टाइप होते हैं फोर्स के, उसमें से दो टाइप हम जरा पढ़ लेते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे नाम से ही पता लग रहा है, व्हेन एनी एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय टचिंग इट। मान लो कोई एक्सटर्नल एजेंसी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है उसको टच करते हुए, इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जांपल के लिए क्या होगा, किक ऑन अ फुटबॉल। अगर एक फुटबॉल पे किक मारते हैं तो क्या करता है, क्या करना पड़ता है, उस फुटबॉल को टच करना होता है पैर से, तो इसलिए इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कह दिया, क्योंकि यहाँ पे टच करके क्या लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। या फिर टू थ्रो अ स्टोन अपवर्ड्स, या फिर एक पत्थर को हमने ऊपर की तरफ को फेंका तो उसको हमने पहले टच किया और टच करने के बाद उसको ऊपर को फोर्स लगाया, तो ऐसे जो फोर्स होते हैं उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अब बात आ गई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गए, when external agencies can exert force on a object even from a distance is called non contact force। कहने का मतलब क्या है, जब कोई एक्सटर्नल एजेंसी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकती है, वो भी डिस्टेंस से, मतलब बिना टच किए एक दूसरे को। ऐसा कब हो सकता है, देखो जब दो चार्ज आपस में पास रखे हों, दो चार्ज हैं एक दूसरे के पास रखे हैं तो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। या फिर दो मैग्नेट एक दूसरे के पास रखें तो क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, दो मैग्नेट एक दूसरे से दूर भी रखें, बिना टच हुए भी एक दूसरे पे क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। तो ऐसा जो फोर्स होता है उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, वो क्या एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिकॉज अर्थ एंड मून तो आपस में टच करते नहीं है, तो इसलिए उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्सेस बिटवीन टू मैग्नेट्स, या फिर द फोर्सेस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो ये क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। अब हम इस चैप्टर में समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में क्या है, तो द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंजेस इट्स स्टेट। तो क्या है, ये जो इनर्शिया है वो किसी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपनी स्टेट में चेंज नहीं होने देती, बाय इटसेल्फ। ये भी ध्यान रखना है, बाय इटसेल्फ, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या है, ये किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपनी स्टेट में चेंज नहीं करती बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से अपनी स्टेट में चेंज नहीं कर सकती। वो स्टेट उसकी रेस्ट की भी हो सकती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन की भी उसकी वो स्टेट हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया में क्या है, इनर्शिया क्या हो गई, मेनली इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने पोजीशन में या फिर अपने स्टेट में चेंज नहीं कर सकती खुद से, यानी कि बाय इटसेल्फ। तो इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय ऑब्जेक्ट्स मास। ध्यान रखना है, जो मेजरमेंट है इनर्शिया का, जो मेजरमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट के मास के द्वारा किया जाता है।
कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मास जितना हाई होगा ये हमें ध्यान रखना है, उतना ही उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। अब आगे पढ़ते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट गिवन बाय गैलीलियो। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले किसने दिया, गैलीलियो ने दिया। इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज, इनर्शिया का जनरल मीनिंग क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन बिल्ड्स ऑन आइडिया ऑफ गैलीलियो। न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो के आइडिया को बिल्ड किया, एंड लेट द फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का फॉर्मेशन क्या, इन टर्म्स ऑफ 3 लॉज ऑफ मोशन। तो हमें एक एक करके क्या करने हैं, ये 3 लॉज ऑफ मोशन समझने हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ लेते हैं। द फर्स्ट लॉ मे बी स्टेटेड एज every body continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external forces। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो बॉडी है वो अपनी ही पोजीशन पे रहेगी, चाहे उसकी पोजीशन रेस्ट की हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन की हो, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा देते। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी बस, मान लो हम एक स्टेशनरी रुकी हुई बस है, हम उसमें खड़े हैं उसके अंदर, एंड बस सडनली स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और बस क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है सडनली रेस्ट से। द फीट टचेस द बस, क्या करें, हमारे पांव बस के सरफेस को टच कर रहे हैं, एंड कम इनटू मोशन ड्यू टू द मोशन ऑफ बस, और क्या होती है, बस जैसी आगे को चलती है तो हमारे जो पांव हैं वो भी क्या होते हैं, बस के साथ साथ मोशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं। बट रेस्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ड्यू टू इनर्शिया, पर जितनी बॉडी है बाकी वो क्या होती है, इनर्शिया के कारण अपने पोजीशन पे रहना चाहती है या फिर रेस्ट पे रहना चाहती है। Therefore we are thrown backward, बिकॉज हमारे जो पांव हैं वो आगे की तरफ को बस के साथ मूवमेंट कर देते हैं, और हमारी पूरी बॉडी क्या होती है, इनर्शिया के कारण उसी पोजीशन पे रहना चाहती है, इसलिए हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। सिमिलर थिंग्स हैपन व्हेन द मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, ऐसी चीज होती है जब एक मूविंग बस सडनली स्टॉप हो जाती है। आवर फीट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन विच डज नॉट अलाउ रिलेटिव मोशन बिटवीन द फीट एंड फ्लोर ऑफ द बस। क्या होती है, हमारे पांव और सरफेस पे, बस की सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण जो अलाउ नहीं करता, किसको अलाउ नहीं करता, रिलेटिव मोशन बिटवीन द फीट एंड फ्लोर ऑफ द बस, जिसके कारण पांव और बस के फ्लोर के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या, हमारे जो फीट है वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, बट रेस्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन जो पूरी बॉडी है वो क्या होती है, इनर्शिया के कारण आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, बिकॉज बस क्या पहले से ही मूव कर रही थी। हेंस वी आर थ्रोन फॉरवर्ड, और इस वजह से हम आगे की ओर गिर जाते हैं। तो ये 2 एग्जांपल हो गए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, ये भी हमें समझने हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले मोमेंटम समझ लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी सिग्निफाई द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। क्या होता है, जो मोमेंटम होता है बॉडी का, वो उस बॉडी के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब क्या, बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज करी है या नहीं करी है, ये मोमेंटम के द्वारा ही हमें पता चलता है। मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी v एंड इज डिनोटेड बाय p। क्या है मोमेंटम, मोमेंटम किसी बॉडी का उसके मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और इसको हम p से डिनोट कर देते हैं। याद क्या रखना है हमें, जो p है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इट इज क्लियरली अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर p इक्वल टू m इंटू v, v वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट अगर बनाएंगे तो मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, देयरफॉर द एसआई यूनिट और द एमकेएस यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हम इससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, एक दो चीजें इस मोमेंटम को समझने के लिए। सपोज अ लाइट वेट व्हीकल एंड अ हैवी वेट व्हीकल आर पार्क्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। मान लो हमारे पास 2 व्हीकल हैं, एक का वेट कम है, एक का ज्यादा है, समझ लो एक कार है या फिर एक ट्रक है। वी ऑल नो दैट अ मच ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू पुश द ट्रक देन द कार टू ब्रिंग देम टू सेम स्पीड इन द सेम टाइम। अब क्या बोल रहा है, अगर हम कार को और ट्रक को दोनों को सेम स्पीड पे लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रक पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है। अब ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखने की है कि ट्रक को और कार को अगर हमें सेम स्पीड में लाना है इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमें ट्रक पे ज्यादा फोर्स लगाना होगा। सिमिलरली अ ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप नियर बाय बॉडी देन अ लाइट हैवी बॉडी। क्या लिखा है, हैवी बॉडी। सिमिलरली अ ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप हैवी बॉडी देन अ लाइट बॉडी इन द सेम टाइम। अब क्या बोल रहा है, अगर हमें इन दोनों को, कार को और ट्रक को दोनों को रोकना है तो क्या होगा, कार हमारी क्या जल्दी रुक जाएगी, यानी कि उसको रोकने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी और ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार क्या हो रहा है कि ट्रक को सेम स्पीड देने में कार के बराबर सेम टाइम में
ज्यादा फोर्स लग रहा है, उसी प्रकार ट्रक को रोकने में कार की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। इफ दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड, ये सारी बातें कब हो रही है, जब वो सेम स्पीड से मूव कर रही होगी, तब ये बातें क्या होंगी, पॉसिबल हो जाएंगी, और इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम टेन। नेक्स्ट देखते क्या लिखा हुआ है, अ क्रिकेटर कैचेस अ बॉल कमिंग इन विद ग्रेटर स्पीड फार मोर इजीली देन अ नोविस। क्या बोल रहा है, एक जो क्रिकेटर होता है वो बॉल को जब कैच करता है तो वो क्या करता है, वो जो बॉल होती है बहुत स्पीड से आ रही होती है तो अपने हाथ को पीछे की ओर करता है, यानी कि वो दूर उस बॉल को थोड़ा दूर पकड़ता है देन अ नोविस, यानी कि पास पकड़ने की अपेक्षा वो बॉल को क्या करता है, थोड़ा दूर जाके पकड़ता है, मतलब अपने हाथों को पीछे की ओर खींच देता है। रीजन क्या है, रीजन इज दैट द क्रिकेटर अलाउज अ लॉन्गर टाइम फॉर हिज हैंड टू स्टॉप द बॉल। क्रिकेटर करता क्या है, उस बॉल को रोकने के लिए थोड़ा ज्यादा समय ले लेता है अपने हाथ को पीछे करके, और ज्यादा समय लेने से होता क्या है, इट एक्सर्ट लेस फोर्स ऑन हैंड। इसके कारण क्या होता है, जब वो ज्यादा समय ले लेता है उस बॉल को रोकने में, अपने हाथ को पीछे करता है तो ज्यादा समय लगता है उस बॉल को रोकने में, उसके कारण क्या होता है, उसके हाथ पे कम फोर्स लगता है, हेंस इट हर्ट्स लेस, इसके कारण उसके हाथ पे कम चोट लगती है। या फिर देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीपी बाई डी टी, इसकी मदद से भी इसको समझ लेते हैं। अगर हमारे पास टाइम इंटरवल ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। कहने का मतलब क्या है, वो जितना ज्यादा टाइम लेगा बॉल को रोकने में, यानी कि अपने हाथ को जितना पीछे करेगा उतना ही कम फोर्स उसके हाथ पे लगेगा और उसको हर्ट कम होगा। तो इसलिए क्या करता है, एक क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। तो ये मोमेंटम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे छोटे से, हमने समझ लिए। अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। कहने का मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किसी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होगा, अगर हम उसका रेट निकाले तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। और ये मोमेंटम चेंज होगा किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूवमेंट कर रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डीटी। डीपी बाई डीटी क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डीपी का मतलब क्या है, डीपी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, चेंज इन मोमेंटम। dt क्या है, जो हमने टाइम इंटरवल लिया है, जिस टाइम इंटरवल में उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो क्या हो गया, dp बाई dt का मीनिंग क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो ध्यान रखना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dp बाई dt। इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dp बाई dt के। जैसे हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो f इक्वल टू k dp बाई dt हो जाएगा। फॉर एसआई सिस्टम, अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो k की मेजरमेंट वैल्यू k इक्वल टू 1 आती है। एसआई सिस्टम में अगर इस k की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 आती है, ये याद रखने वाली बात होगी, तो इसको याद रखना है, k इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। नाउ सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u। मान लो जो ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, जिस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, या फिर जिस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में ये चेंज हो रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। एंड आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी चेंजेस टू v। कहने का मतलब क्या है, टाइम t के बाद उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v हो जाता है। तो हम फोर्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो फोर्स इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ p। p क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, तो हम इस p की जगह pf माइनस पी कर देंगे, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब हम यहाँ पे फाइनल मोमेंटम रख देंगे। फाइनल मोमेंटम क्या होगा ऑब्जेक्ट का, देखो हमने अभी पढ़ चुके हैं, हम मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें, pf यानी कि फाइनल मोमेंटम की बात करें तो pf बराबर m इंटू वी। वी क्या उसका फाइनल वेलोसिटी, इसलिए ये फाइनल मोमेंटम हो गया। इसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, m इंटू वी, m इंटू यू। क्या निकलेगा, m इंटू यू, क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यहाँ पे u था। तो हम इस pf की जगह mv रख देंगे और pi की जगह m इंटू यू रख देंगे। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी टी। इन दोनों से m कॉमन ले लेंगे तो m बाहर आ गया इस तरीके से, तो v माइनस यू हमारे पास बच जाएगा। या फिर f इक्वल टू m dv बाई डी टी v माइनस यू। ये मास क्या है, कॉन्स्टेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एट एवरीवेयर, इसलिए मास को हम आउटसाइड ले लेंगे डिफरेंशिएशन साइन से, v माइनस यू बच जाएगा। अब क्या होता है, देखो एक चीज समझते हैं, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, d बाई डी टी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम समझ चुके हैं पहली, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कुछ इस तरीके से, ये वेलोसिटी का चेंज हो गया। डी वी माइनस यू का मतलब क्या है, द चेंज इन वेलोसिटी, एंड डी टी मतलब इन इंटरवल टी, इन टाइम इंटरवल टी। तो एक्सेलरेशन को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
तो इसकी जगह हम पूरा ए रख देंगे और कुछ इस तरीके से हम फोर्स के फॉर्मूले को लिख देंगे। फोर्स इक्वल टू एम इंटू वेक्टर ए। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अगर एसआई यूनिट की बात करें हम फोर्स की तो न्यूटन होती है, या फिर हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास का यूनिट किलोग्राम हो गया, ए का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से फोर्स का यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।